पंजाब के जीतने की खुशी में एक शहर बसाया था जिनका नाम निकाया रखा गया, और निकाया का अर्थ ही होता है विजेता। ये जो महापद्मनंद थे ये एक शूद्र थे। चैलेंज देने के बाद कौटिल्य पंडित ने एक बच्चे को तैयार किया जो आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मौर्य वंश की स्थापना किया और धनानंद को हराया। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यानी कि मगध साम्राज्य धीरे धीरे जो वजूद में आया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते हैं एक मैप, और इस मैप में आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले जिन्होंने मगध पर शासन किया वो वंश कहलाता है बृहद्रथ वंश, और बृहद्रथ वंश का शासन मात्र जो है इतने से जगह पर था। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में, इतने सा क्षेत्र पर जो है बृहद्रथ वंश का शासन हुआ करता था। लेकिन जब अगला वंश आया, बृहद्रथ वंश के बाद जो अगला वंश आया हर्यक वंश, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बिंबिसार के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अजात शत्रु के बारे में, उदयन के बारे में पढ़ा था। उन लोगों ने क्या किया, अंग महाजनपद को और साथ में कुछ क्षेत्र को जीतकर अपने अंडर में मिला लिया, और हर्यक वंश का मैप कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिला था। ये जो बैगनी कलर का देख रहे हैं ये हर्यक वंश के टाइम का मैप था। हर्यक वंश के टाइम पे इतने बड़े क्षेत्र पर राज हुआ करता था। फिर हम लोगों ने देखा था शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश जिसमें हम लोगों ने शिशुनाग के बारे में पढ़ा, महान सम्राट कालाशोक के बारे में पढ़ा, उसके बेटे नंदीवर्धन के बारे में पढ़ा था। इन सभी के बारे में जो हमने पढ़ा, इन लोगों ने क्या किया, अवंती को जीत करके क्या किया, अपने अंदर में मिला लिया, और इस तरह से इतने बड़े से क्षेत्र पर जो है इनका कंट्रोल हो गया। तो कह सकते हैं कि जो शिशुनाग वंश है इनका कंट्रोल जो है अच्छे खासे यानी कि एक बड़े से भूभाग पर हो गया। इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, और नंद वंश ने क्या किया, इन क्षेत्रों को बढ़ा करके जो आसपास के जो छोटे छोटे महाजनपद थे उन पे पूरी तरह से कंट्रोल करके, देखिए कलिंग उलिंग को जीत करके, बिहार बंगाल सबको जीत करके इतने से क्षेत्र, ये इतने बड़े क्षेत्र पर अपना हुकूमत स्थापित किया। यानी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना इन्होंने कर दिया। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मैप देख रहे हैं आप, इतना बड़ा सा क्षेत्र पर नंद वंश का शासन था, और ये नंद वंश के शुरुआत की बात है। नंद वंश के अंतिम समय में जो है इससे भी बड़ा क्षेत्र हो चुका था। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान से सीमा सट रहा है, कह सकते हैं, यानी कि पूरे उत्तर भारत पे इनका कंट्रोल हो चुका था। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंद वंश के बारे में, कुछ इसकी जो अच्छाइयां हैं उनके बारे में देखेंगे, इसकी कमियां के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो नंद वंश देखते हैं। नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक रहा, यानी टोटल 22 साल तक जो है नंद वंश के राजाओं ने राज किया। नंद वंश वह राजवंश था जिसने मगध साम्राज्य को उसकी शक्ति, धन और विस्तार की चरम सीमा तक पहुंचाया। यानी कह सकते हैं कि नंद वंश बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इन्होंने क्या किया, मगध को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया, शक्तिशाली बना दिया। मगध के पास जो है अपार धन संपत्ति आ गए, और इनका क्षेत्र का विस्तार बहुत बड़े पैमाने पर कर दिया, एकदम चरम सीमा तक पहुंचा दिया। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा कि मगध का अगर सबसे शक्तिशाली राजवंश पूछे तो आपको बताना है चारों में से सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा था। नंद वंश का राजवंश सबसे शक्तिशाली था। इसी के बाद तो मौर्य वंश की शुरुआत होती है, जिन्होंने क्या किया, पूरे अखंड भारत पर राज करने का काम किया। इसने एक विशाल सेना का निर्माण किया। किसने, नंद वंश के राजाओं ने क्या किया, एक बहुत बड़े सेना का निर्माण करवाया, जिसने भारत के अन्य छोटे छोटे राज्यों के लिए जो है बड़ी चुनौती पेश की। यानी कि आसपास में जो छोटे छोटे महाजनपद थे उनको जो है इन्होंने क्या किया, जीत कर अपने अंडर में मिला लिया। इतने ज्यादा ये पावरफुल थे। एक बात हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो महापद्मनंद थे ये एक शूद्र थे, ठीक है। जैन ग्रंथों में लिखा गया है कि महापद्मनंद जो है ये गैर क्षत्रिय थे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ज्यादातर राजा वो क्षत्रिय हुआ करते थे। लेकिन महापद्मनंद यानी कि नंद वंश जो थे, नंद वंश के जो राजा थे ये शूद्र थे, छोटे जात के थे। बात समझ में आया। तो कह सकते हैं कि भारत में राज करने वाला पहला शूद्र राजवंश कौन सा था, नंद वंश था। इसने सामाजिक राजनीतिक रूप से उच्च वर्ण की सत्ता को चुनौती दी। यानी कि बड़े बड़े क्षत्रिय राजा थे उनको भी इन्होंने चुनौती दिया, उनको भी इन्होंने ललकारा। बात समझ में आया, इतने ज्यादा ताकतवर थे। इनकी ताकत जो है कह सकते हैं, इनकी शक्ति को, धन को और सैन्य की ताकत जो थी ये चरम सीमा तक थी। इनका मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। नंदों ने भारत में केंद्रीकृत शासन की मजबूत नींव रखी। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक भारत के रूप में जो है इन्होंने
राज करना स्टार्ट किया, यानी बहुत बड़े क्षेत्र पर एक जगह बैठकर शासन किया करते थे। जबकि आपको पता है कि इससे पहले लोग क्या करते थे, अलग अलग राजा अपने अपने महाजनपद पे रूल किया करते थे। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे महाजनपद को जीत करके एक साम्राज्य बनाया और ये बीच में बैठते थे सेंटर में, और वहीं से पूरे देश को चलाते थे पाटलिपुत्रा से बैठ के। सोच के देखिए, इन्होंने एक कुशल नौकरशाही, यानी कि जो नौकरशाही है, जो अधिकारी है, इनके अंडर में जो काम करते थे ऑफिसर, उसका जो है एक बहुत ही डेवलप्ड वर्जन जो है, कहने का मतलब है इन्होंने जाल बिछा रखा था। और जो टैक्स सिस्टम था उसको भी इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, जो आगे मौर्य वंश के टाइम पे भी चलते रहा। तो इनके संस्थापक कौन थे, तो ये थे महापद्मनंद, जो इससे पहले वाले वंश थे शिशुनाग वंश के, यहाँ एक मंत्री हुआ करते थे। महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंदर में एक मंत्री थे। जैसे ही देखा कि राजा कमजोर हुआ, महापद्मनंद ने उस वंश के राजा को मार करके खुद सत्ता पर जो है अधिकार कर लिया और नए वंश यानी कि नंद वंश की शुरुआत की। और ये एक शूद्र माता के पुत्र थे, ऐसा कहा गया है। किसमें ये कहा गया है, जैन ग्रंथों में। इसी वजह से कहा जाता है कि नंद वंश जो है पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था, पहला गैर क्षत्रिय या पहला शूद्र राजवंश था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी और महापद्मनंद को उपाधियां दी गई थी। क्या उपाधियां दी गई थी, एकराट की उपाधि दी गई थी। एकराट का मतलब होता है संपूर्ण भारत का एकमात्र सम्राट, यानी कह सकते हैं कि पूरे उत्तरी भारत पर इनका कंट्रोल था। इस वजह से इसको एकराट की उपाधि दी गई थी। ऐसा माना जाता था कि ये पूरे भारत के कर्ता धर्ता है, पूरे भारत के ये सम्राट है। इनको एक और उपाधि दी गई थी जिनको बोला जाता है सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, यानी कि ये जो है ये एक शूद्र थे और इनसे जो है क्षत्रिय जो है वो डरा करते थे। सोच के देखिए, शूद्र इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि क्षत्रिय राजा जो थे वो इनसे डरा करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया, सभी क्षत्रिय राजाओं का नरसंहार किया, यानी कि उनका संहारक कहा जाता है इनको, ठीक है। इसलिए सर्व छत्रांतक कहा जाता है, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। देखिए, ऐसा जिक्र है कि विष्णु के जो अवतार थे भगवान परशुराम, वो एक ब्राह्मण थे और उसने भी क्या किया, क्षत्रियों का नाश किया, बुरे क्षत्रियों का नाश करने का काम किया था। और इनको जो है महापद्मनंद को दूसरा परशुराम कहा जाता है, क्योंकि ये भी एक शूद्र थे। वो ब्राह्मण थे, ये शूद्र थे, इसके बावजूद इन्होंने क्षत्रियों का, बुरे क्षत्रियों का नाश किया। बात समझ में आया। चलिए इनके सैन्य पावर को देख लेते हैं। महापद्मनंद की सैन्य शक्ति इतनी विशाल थी और इतनी दुर्जय थी, मतलब इनको जीतना नामुमकिन था। इस वजह से इनको भारत के पहले एकराट यानी कि संपूर्ण सम्राट, यानी संपूर्ण भारत का एकमात्र सम्राट घोषित किया गया। संपूर्ण भारत का एकमात्र सम्राट की उपाधि इनको दी गई। ग्रीक देश के एक लेखक थे जिनका नाम था क्यूटसियस और दूसरे लेखक प्लूटार्क। इनके बारे में एक चीज याद रखना है कि इनकी एक पुस्तक थी। इन लोगों ने जो अपने पुस्तक लिखे उसमें अपनी यात्रा वृतांत लिखे, उसमें इन्होंने जिक्र किया कि जो महान सम्राट सिकंदर द अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि अलेक्जेंडर जिसको हम लोग कहते हैं कि महान सम्राट जिन्होंने दुनिया को जीत लिया, जब उनकी सेना भारत आई ना, तो भारत में देखा कि भारत पहुंचने के बाद नंद वंश के पास इतनी बड़ी सेना है कि जिसको हम लोग भी हरा नहीं सकते, यानी जिसको सिकंदर भी नहीं हरा सकता। तो इनका कहने का मतलब है कि नंद वंश के राजाओं के पास इतनी विशाल सेना थी, इतनी ताकतवर सेना थी कि सिकंदर की सेना भी कांप गई थी, उनका भी रूह कांप गया था, वो भी एक समय के लिए डर गए थे। बात समझ में आया। इनकी सेना के बारे में देख लेते हैं। कहा जाता है कि इनके टाइम पे जो है सेना जो थी लगभग 2 लाख पैदल सैनिक थे इनके पास, 20,000 घुड़सवार सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि 3,000 से लेकर के 6,000 तक जो है इनके पास हाथियां थी। हाथी क्या करते थे, युद्ध में रौंद के चले जाते थे आदमी को। अब देखिए इनके बारे में बड़ाई देख लिए। एक मैप दिखाता हूं कि सिकंदर ने जो है पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया, पूरे मध्य एशिया पर कब्जा कर लिया। ये जो अभी देख रहे हैं तुर्की वाला क्षेत्र, अभी देख रहे हैं ईरान, इराक, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन, इजराइल, मिस्र, ये सभी एरिया यहाँ पर देख रहे हैं, पाकिस्तान वाला एरिया, ये पूरा क्षेत्र पर जो है कहने का मतलब अलेक्जेंडर का कंट्रोल हो गया था। और इन्होंने दुनिया को जीतने के लिए जब भारत की तरफ रुख किया तो भारत पहुंचने पर इन्होंने देखा कि ये जो ऑरेंज कलर में है नंद वंश की जो सेना है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। तो सिकंदर की सेना डर गई, सहम गई, भयभीत हो गई और ब्यास नदी के पार नहीं कर पाई। ब्यास नदी से जो है सिकंदर की सेना घूम के वापस मकदूनिया चली गई। बात समझ में आया। तो इतने ज्यादा पावरफुल इनकी सेना थी। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ और चीजें, कुछ और फैक्ट। अब देखिए नंद
वंश के राजाओं ने, यानी कि खास करके महापद्मनंद या इनका बेटा आगे चल के देखेंगे धनानंद, इन्होंने क्या किया, अवंती जो महाजनपद थी उनको फिर से कंट्रोल कर लिया पूरी तरह से अपने अंदर में, कौशल महाजनपद को कंट्रोल कर लिया, काशी को कंट्रोल कर लिया, कुरु के कंट्रोल कर लिया, पांचाल, किंजन, अस्मा, कांची, जो भी क्षेत्र था उनको इन्होंने जीत करके मगध में मिला लिया। और इस तरह से ये बहुत बड़े साम्राज्य के निर्माता हो गए, बहुत बड़े साम्राज्य के शासक बन गए। एक शूद्र जिन्होंने क्या किया, इतने बड़े क्षेत्र पर राज किया। देखिए यहाँ पर कांची यानी तमिलनाडु तक जो है इनका हुकूमत चल गया था। ये जो मैप आप देख रहे हैं, कलिंग वगैरह, पूरा बंगाल, बिहार, पंजाब, अभी का कह सकते हैं कि लगभग 90% भारत पर इनका कब्जा हो चुका था नंद वंश का। बात समझ में आया? तो चलिए ये चीजें थी। अब आगे और देखते हैं कि इन सभी महाजनपद पर जो है नंद वंश ने कंट्रोल कर लिया। इनके द्वारा कलिंग को जीतने का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में भी मिलता है। कलिंग पर भी जो है नंद वंश ने कंट्रोल कर लिया और इसका जिक्र कहां पर मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने के लिए मिलता है। और इस तरह से जो है महापद्मनंद ने विंध्य पर्वत के दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और ये भारत के पहले महान साम्राज्य निर्माता कहलाए। कौन? नंद वंश के राजा महापद्मनंद। चलिए धार्मिक दृष्टिकोण देख लेते हैं कि महापद्मनंद किस धर्म का पालन करते थे। तो उस टाइम के राजा ज्यादातर जैन धर्म या बौद्ध धर्म का पालन करते थे, वे लोग हिंदू धर्म का पालन नहीं करते थे। तो जैन ग्रंथों में महापद्मनंद का उल्लेख एक प्रचंड और शक्तिशाली राजा के रूप में मिलता है और साथ में यह भी माना जाता है कि नंद वंश के जो राजा थे, चाहे वो महापद्मनंद हो चाहे उसके बेटे धनानंद हो, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के किताबों में कहा गया है इनको कि ये बहुत ही ज्यादा प्रचंड और बहुत ही ज्यादा पावरफुल यानी कि शक्तिशाली राजा हुआ करते थे और इन्होंने जैन धर्म का संरक्षण दिया, जैन धर्म का फलने फूलने में जो है इन्होंने मदद की। पुराणों में भी इनका जिक्र मिलता है। जो हिंदू धर्म का किताब है पुराणों में नंद वंश के राजा महापद्मनंद को चक्रवर्ती सम्राट कहा गया, यानी कि पूरे भारत का सम्राट कहा गया है। चक्रवर्ती सम्राट वह शासक होता है जिसका प्रभुत्व जो है पूरे देश पर होता है, यानी कि जिस सम्राट का प्रभुत्व जो है पूरे देश पर होता है वो चक्रवर्ती कहलाता है। चाहे आप आगे चल के पढ़िएगा औरंगजेब के बारे में, तो वो भी एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। अब आते हैं यह उपाधि उनकी सैन्य विजय यानी कि सर्व छत्रांतक होना। सर्व छत्रांतक बताए थे ना, क्षत्रियों का नाश करने वाला, यानी किसी को ये बख्शते नहीं थे। बात समझ में आया? इतने ज्यादा क्रूर, इतने ज्यादा पावरफुल थे। इस वजह से कह सकते हैं कि इनकी सेना जो है, इनके पास एक बहुत ही ज्यादा विशाल सेना थी, मोटिवेटेड विशाल सेना थी और इन्होंने कलिंग सहित बहुत सारे महाजनपद पर कंट्रोल कर लिया था, जो यह दर्शाता है कि इनकी सेना बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और चलिए अब आते हैं इस वंश के जो अंतिम सम्राट थे, इस वंश के जो अंतिम राजा थे जिनका नाम था धनानंद। तो धनानंद के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए इनके दरबार में एक पंडित हुआ करते थे जिनका नाम था कौटिल्य पंडित। तो कौटिल्य पंडित के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं धनानंद जो है ये नंद वंश का अंतिम शासक जो महापद्मनंद का पुत्र था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। वह मगध की शक्ति के शिखर पर बैठा था, यानी कि जिस समय मगध सबसे ज्यादा पावरफुल थी ना, लगभग बात कर रहा हूं 326 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व के बीच में इनका हुकूमत रहा और इन्होंने इस बीच में ही 4 साल तक राज किया। तो इस टाइम पे ही मगध जो है सबसे ज्यादा पावरफुल थे। इनके पिता से इनको विरासत में मिली थी। इनका शासन उस समय था जब मगध साम्राज्य पूरी तरह से मजबूत थी। लगभग कब की बात है? लगभग 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच। तो कहा जाता है कि धनानंद जो है ये मगध के सबसे शक्ति के शिखर पर बैठा था, यानी कि ऐसे टाइम पर ये राजा बने जब इनके पिताजी ने क्या किया, इनको विरासत में एक बहुत ही पावरफुल साम्राज्य इनको सौंपा। लेकिन इनकी नीतियों के कारण उसका साम्राज्य क्या हो गया? पतन की ओर अग्रसर हुआ। यानी कि ये जो शासक थे ये अपने पिताजी की तरह नहीं थे, ये क्रूर भी थे और साथ में भोग विलासी थे। मतलब ये अपने में मगन रहते थे, इनको राजपाट से उतना मतलब नहीं था। कह सकते हैं कि इनको विरासत में बहुत पावरफुल साम्राज्य मिल गया था। जबकि इनके दरबार में एक पंडित हुआ करते थे जिनका नाम था कौटिल्य पंडित। कौटिल्य पंडित ने जब धनानंद को आकर के आगाह किया, वार्निंग दिया कि देखिए सिकंदर नामक जो है एक आक्रमणकारी भारत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो बहुत पावरफुल है, उससे बचने के लिए उपाय कीजिए। तो इन्होंने घमंड में
चूर होकर के क्या किया, कौटिल्य पंडित यानी कि चाणक्य का इन्होंने मजाक बनाया। तो चाणक्य का जब मजाक बनाया तो चाणक्य ने भी कहा कि मैं तुम्हारी सत्ता को, तुम्हारे राजवंश को, तुम्हारे शासन को समाप्त कर दूंगा। एक पंडित ने क्या किया, इनको श्राप दिया कि मैं तुम्हारे शासन को मिटा दूंगा जल्द से जल्द। चैलेंज देने के बाद कौटिल्य पंडित ने एक बच्चे को तैयार किया जो आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मौर्य वंश की स्थापना किया और धनानंद को हराया। बात समझ में आया? कौटिल्य पंडित ने अपमान का बदला लेने के लिए ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धनानंद को हरा करके नंद वंश को समाप्त किया और नया वंश कौन सा, मौर्य वंश की शुरुआत की। तो कहा जाता है कि धनानंद एक अत्याचारी, क्रूर, विलासी शासक था। इस वजह से इनके जनता जो थे वो इनसे इतने ज्यादा नाराज थे कि इनसे परेशान हो गए थे कि ये इनका शासन कब समाप्त हो या ये कब मरे। तो इनकी सैन्य शक्ति बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, इसके बावजूद इनकी जो क्रूरता थी, इनकी जो कर नीति, टैक्स सिस्टम था, उससे जनता असंतुष्ट थी, यानी कि ये अपने पिताजी से जस्ट उल्टा थे। कहा जाता है कि यूनानी शासक जो सिकंदर महान था, इन्हीं के टाइम पे सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे। कुछ स्रोत के अनुसार कहा गया है कि इनकी विशाल सेना के डर से ही सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार नहीं कर पाए। सोच के देखिए, इनकी सेना के डर से सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार नहीं कर पाए वे और वापस लौट गए। तो चलिए इनके पतन के कारण के बारे में देख लेते हैं कि धनानंद जब बहुत ज्यादा पावरफुल था, इनके पिताजी से बहुत पावरफुल सेना जो है इनको विरासत में मिला था, बहुत पावरफुल साम्राज्य इनको विरासत में मिला था। इसके बावजूद जो इनका आचरण था, व्यवहार था, वो लोगों के प्रति क्रूर था। इस वजह से लोगों में असंतोष हो गया था, ये अलोकप्रिय हो गए, जनता जो है इनसे खुश नहीं थे। इस वजह से जो है चाणक्य ने यानी कौटिल्य पंडित ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही धनानंद को 322 ईसा पूर्व में हराया और नए वंश की शुरुआत की, जिसका नाम इन्होंने रखा मौर्य साम्राज्य। और आगे चल के हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो ये देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं सिकंदर के अभियान के बारे में देख लेते हैं। अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में हम लोग देखते हैं कि सिकंदर कौन थे। तो सिकंदर जो है ये मैसिडोनिया के शासक थे। मैसिडोनिया यूरोप का एक देश है, जिन्होंने क्या किया था, कसम खाया था कि ये पूरे विश्व को जीतेगा और मात्र 33 वर्ष की उम्र में जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व मैसिडोनिया यानी कि अभी वर्तमान में यूनान बोलिए या ग्रीस बोलिए, वहां पर हुआ था। इनके पिता के नाम जान के आपको कोई फायदा नहीं, नाम था फिलिप द्वितीय जो मैसिडोनिया का शासक था। इनके गुरु के बारे में पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल बोला जाता है। इन्होंने सिकंदर को उच्च शिक्षा और ज्ञान प्रदान किया था। भारत अभियान के बारे में 326 ईसा पूर्व जब धनानंद राजा बना तो उसी टाइम पे जो है सिकंदर ने क्या किया, भारत पर अटैक करने के लिए भारत की तरफ बढ़े और इनके जो प्रमुख सेनापति, दो सेनापति याद रखिएगा जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। इनके दो सेनापति थे। पहले सेनापति सेल्यूकस निकेटर। पहले सेनापति कौन, सेल्यूकस निकेटर, जो स्थल सेना का नेतृत्व करते थे यानी कि जमीनी सेना का नेतृत्व करते थे, और दूसरे थे निर्याकस जो नौसेना का नेतृत्व करते थे यानी कि पानी के जहाज वाला नेतृत्व करते थे, नौसेना का नेतृत्व करते थे, जल सेना का नेतृत्व करते थे। इनके पास एक प्रिय घोड़ा था जिनका नाम था बहुकेफला। क्या नाम था, बहुकेफला। और बहुकेफला की मृत्यु जो है झेलम नदी के पास में हो जाती है। इनका जो फेवरेट घोड़ा था सिकंदर का, उसका नाम था बहुकेफला, और बहुकेफला की मृत्यु झेलम नदी को पार करते हुए हो गई, जिस वजह से झेलम नदी के आसपास जो है इन्होंने बहुकेफला नामक शहर ही बसा दिया। सोच के देखिए सिकंदर का पावर। और इनकी मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। कहां पर, बेबीलोन में हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि भारत से ये लौट के चले गए थे जब इनकी मृत्यु हुई। तो याद रखिएगा हाइडेस्पीज का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीज के बारे में देख लेते हैं। ये झेलम का युद्ध भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में, तो ये सिकंदर और पंजाब के जो राजा थे पोरस के बीच में लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध सिकंदर महान और पंजाब के जो राजा थे पोरस के बीच में लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ, सिकंदर विजयी हुआ यानी कि सिकंदर ने जीता, लेकिन पोरस ने असाधारण बहादुरी दिखाई यानी कि पोरस ने जो है अपनी प्रतिभा का बखूबी उजागर किया, अपनी प्रतिभा से जो है सिकंदर को भी चौंका दिया। ठीक है, और यही बहादुरी को देखते हुए सिकंदर ने पोरस को क्या किया, पोरस की बहादुरी के कारण, पोरस के साहस के कारण जो है उसको फिर से उसका राज्य यानी कि पंजाब को वापस कर दिया
और बोला कि तुम मेरे सहयोगी बन जाओ, मैं तुम्हारा राज वापस कर देता हूं। सिकंदर ने इस विजय की स्मृति में झेलम नदी के किनारे 2 नगर बसाए, यानी कि जब उनका घोड़ा डेथ कर गया तो उन घोड़े के नाम पर जो है एक बहु केफला नगर को बसाया। अभी जो बहु केफला नगर है उसका नाम पड़ गया है जलालपुर। तो बहु केफला नगर का नाम वर्तमान में जलालपुर रखा गया और ये पाकिस्तान में है। बात समझ में आया। और इन्होंने एक और शहर बसाया था जिनका नाम था निकाया। तो निकाया का भी नाम अभी बदल कर दिया गया है मोंग, जो कि ये भी पाकिस्तान में है। और निकाया शहर क्यों बसाया गया था? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पंजाब को जीता था, जिस वजह से उसी खुशी में जो है पंजाब के जीतने की खुशी में एक शहर बसाया था जिनका नाम निकाया रखा गया। और निकाया का अर्थ ही होता है विजेता। बात समझ में आया। चलिए, सेना का विद्रोह और वापसी। देखिए, नंद वंश की सेना का जब पावर देखा ना कि नंद वंश के पास वाह क्या सेना है, इतना ज्यादा हाथी, इतना पावरफुल सेना, तो इनके सेना जो है सिकंदर की सेना वो डर के मारे जो है वापस जाने के लिए तैयार हो गए और व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगध में नंद वंश के पास एक विशाल सेना थी। बात समझ में आया। इस कारण सिकंदर क्या किए, मात्र 1 साल बाद ही 326 में आए भारत की तरफ, हाइडेस्पीज यानी कि झेलम का युद्ध जीता और वापस 325 ईसा पूर्व में वापस लौट गए और जाकर के 2 साल बाद यानी 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस वंश से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नंद वंश की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि नंद वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में हुई थी। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे एक शूद्र राजा, एक शूद्र मंत्री जिनका नाम था महापद्म नंद। नंद वंश किस वर्ण से संबंधित था? तो आपको हमने बताया था कि नंद वंश जो है वो शूद्र हुआ करते थे जैन ग्रंथों के अनुसार। चौथे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नंद वंश की राजधानी कहां थी? तो नंद वंश के टाइम पे राजधानी अस्थिर रही पाटलिपुत्रा में। पांचवा, महापद्मनंद को किन उपाधियों से जाना जाता है? तो इनको कहा जाता था सर्व छत्रांतक, मतलब के क्षत्रियों का नाश करने वाला, और एकराट मतलब पूरे भारत का एक ही सम्राट। छठा क्वेश्चन देखेंगे, सर्व छत्रांतक का अर्थ क्या होता है? सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है। सातवां क्वेश्चन, ग्रीक स्रोतों के अनुसार नंदों की सेना लगभग कितने सैनिक थे? ये इलॉजिकल क्वेश्चन हो गया कि नंद के पास कितने सेना थे, तो याद रखिएगा कि लगभग 2 लाख पैदल सैनिक थे। लगभग बोल रहा हूं। किस ग्रीक लेखकों ने नंदों की विशाल सेना का उल्लेख किया? तो बताइए, नंद की सेना का उल्लेख किसने किया था? तो ये किया था क्यूटसियस ने। किसने किया था? क्यूटसियस और प्लूटार्क ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, महापद्मनंद ने किस राज्य को जीतकर मगध में मिलाया? तो महापद्मनंद ने कलिंग को भी जीता था और भी बहुत सारे राज्य को भी जीता था। बस यही अंतर है कि कलिंग को जीता था तो इसका जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने के लिए आपको मिलता है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, कलिंग विजय का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो आपको हमने अभी बताया कि हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे धनानंद। कौन थे? धनानंद। पहले शासक महापद्मनंद कब से कब तक? 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व के बीच। 326 के बाद जो है इनके बेटे धनानंद का शासन होता है और 326 से 322 ईसा पूर्व तक जो है धनानंद ने शासन किया और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी से हटाकर मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। तो 12वां क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व जब धनानंद सत्ता में आया तो उसी टाइम पे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 13वां क्वेश्चन, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो मगध का शासक जो है अभी अभी वर्तमान में बना था धनानंद। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर का गुरु कौन था? तो सिकंदर का गुरु था अरस्तु या अरिस्टोटल बोला जाता है। 15वां क्वेश्चन, हाइडेस्पीज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो हाइडेस्पीज के युद्ध को झेलम का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस्पीज क्यों? क्योंकि झेलम का ही जो है लैटिन नाम हाइडेस्पीज है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन, हाइडेस्पीज का युद्ध सिकंदर और किस भारतीय राजा के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। पंजाब के राजा जो पोरस थे उनके बीच में हुआ था। 17वां क्वेश्चन, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से क्यों मना किया? क्योंकि मौसम खराब था? नहीं। पोरस ने रोक दिया? नहीं। भारत में महामारी फैल गई थी? नहीं। बल्कि धनानंद की जो बहुत बड़ी सेना थी, विशाल सेना थी, जिसमें के 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और लगभग 3,000 से 6,000 तक
हाथी थे उनको देख के सिकंदर की सेना डर गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा है 18वां क्वेश्चन। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? तो सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था उनका नाम था बहुकेफला। नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मदद से? चाणक्य के मदद से की थी। ठीक है, कौटिल्य पंडित की मदद से की थी। 20वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे जिन्होंने धनानंद को पराजित करने की योजना बनाई? तो चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त या चाणक्य बोलिए या कौटिल्य बोलिए, सब इन्हीं का नाम है। बात समझ में आया? तो ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और आपको भी पसंद आया होगा। ये 20 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे चल के हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगले लेक्चर में कि देखिए मौर्यों ने जो है इतने बड़े क्षेत्र पर हुकूमत किया। मौर्य वंश जब आया तो ये देखिए पूरे भारत पर कहां से कहां तक, लगभग यहां से लेकर के इतने भारत के बाहर भी पूरा अफगानिस्तान तक इन्होंने शासन किया। बात समझ में आया? तो चलिए आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।